नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास हिंदी पोइट्री सेक्शन काव्यखंड सेकंड जो पोइम है दूसरी कविता पतंग। पतंग कविता की हम व्याख्या पहली क्लास में कर चुके हैं। ये इस लेसन की दूसरी क्लास है। इसके अंदर हम पतंग कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और जो अन्य परीक्षा उपयोगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके हम बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने इस कविता की जो व्याख्या वाली वीडियो है वो अवश्य देखी होगी। जिन बच्चों ने व्याख्या वाली वीडियो नहीं देखी, क्लास नहीं अटेंड की, तो कृपया वो पहले पतंग कविता की जो व्याख्या है उसको पढ़ें। चाहे आप वीडियो देख के पढ़ें, चाहे आपके पास बुक है या हेल्प बुक है, किसी भी माध्यम से आप उसको पढ़ें। एक बार आपको कविता की व्याख्या समझ में आ जाएगी तो आपको प्रश्न उत्तर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आशा करता हूँ आप लोगों ने ऐसा किया होगा। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा काम पतंग कविता के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ी है तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आशा करता हूँ आप लोग ऐसा अवश्य करते होंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा अभ्यास का पहला क्वेश्चन है। सभी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, सभी हेल्प बुक के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपके पास हेल्प बुक है तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको समझना है तो आप वीडियो देखकर भी समझ सकते हो। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, ये पहली ही कविता की लाइन है। भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्द में करें। यानी यहाँ कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से किस वर्णन किया, जाने का और आने का वर्णन किया है। तो प्रकृति में जो बदलाव आया है उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखना है। तो कवि ने आपको कविता पढ़ने के लिए दी है, तो अगर आपने कविता पढ़ी है तो आप ज़रूरी नहीं ये जो यहाँ आंसर लिखा है वही आप अपनी नोटबुक में लिखें या अपने आंसर में लिखें। आप अपने तरीके से यहाँ आंसर दे सकते हो। उत्तर है इसका भादो, यानी वर्षा ऋतु सावन महीने में होती है। तो सावन महीना बीत जाने के बाद कहता है, कवि कहता है सबसे तेज बौछारें गई। बौछारों का मतलब सावन महीना बीत गया, भादो भी गया, यानी भादवे का महीना है, भादो का महीना है, वो भी चला गया। अब उसके बाद जो नया सवेरा होता है, एक नया सूर्योदय होता है, उसका जिक्र कवि ने किया है। तो भादो महीने के काले बादल अब छंट गए हैं, सारा आकाश साफ हो गया है, मूसलाधार वर्षा अब समाप्त हो गई है। इसके बाद खरगोश की लाल भूरी आंखों जैसा शरदकालीन सवेरा उदय हो गया है, यानी शरद ऋतु का आगमन हो गया है। संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण उज्जवल तथा धुला धुला सा लग रहा है, यानी आकाश में जो भी धूल कण वगैरह थे बिल्कुल साफ हो गए हैं और बिल्कुल सारा आकाश सुंदर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ धूप चमक रही है, प्रकृति में उज्जवल निखार आ गया है, धीमी धीमी हवा चल रही है और आकाश भी कोमल लगने लगा है। बच्चे समझ गए हैं कि पतंगबाजी की ऋतु आ गई है और इसीलिए बच्चे अपने दोस्तों के साथ साइकिलों पर चढ़ करके किलकारियां मारते हुए अपने दोस्तों को और अनेक प्रकार के चमकीले इशारों से बुलाते हुए जो पतंगबाजी का खेल है वो खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। यानी कवि ने यहाँ पे सीधे तरीके से भी कह सकता था कवि, लेकिन इस प्रकार के विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग क्यों किया है, आपको अपने दिमाग से बताना है। यहाँ कवि पाठकों के सामने पतंग के रूप, रंग रूप, उनके हल्केपन का वर्णन करता है, यानी पतंग की पूरी विशेषता हमारे सामने बताता है। उसके जितने भी प्रकार होते हैं, जितने भी रंग होते हैं, कैसे बनी होती है, कितनी हल्की होती है। कवि पतंग की विशेषता बताते हुए लिखता है कि सबसे हल्की, सबसे रंगीन, सबसे पतली और सबसे पतले कागज और बांस की कमानी से उड़ी हुई जो आपकी जो पतंग है वो बिल्कुल हल्की होती है और वो आकाश में उड़ती है। इसी माध्यम से कवि ने इन्हीं विशेषणों का प्रयोग करके अपने काव्य पाठ को और आकर्षक बनाया है और उसके मन में पतंग के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न
की है। यानी पाठक अगर इसको पढ़ता है तो देखता है तो पतंग उड़ाने के प्रति उसके मन में भी इसकी विशेषता देख करके या बच्चों के मन में पतंग उड़ाने की जो भावना है वो पैदा हो जाती है। अब आपको बिंब स्पष्ट करने हैं। बिंब स्पष्ट करने का मतलब है आपको इसके बारे में, जो बिंब का मतलब एक प्रकार से कोई भी चीज़ हमें कैसी दिखाई देती है उसका दृश्य, उसका चित्र हमारे दिमाग में किस प्रकार छपता है। अभी कोई भी हमें सामग्री मिलती है या कोई चीज़ दिखाई देती है या कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, उसका बिंब हमारे मानस पटल पर किस प्रकार छपता है, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, ये सारे के सारे कविता की जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है, इसमें अलग अलग लाइनों में बिंब कौन कौन से हैं। तो देखिए, आकाश को इतना मुलायम बनाती है, इसमें स्पर्श बिंब है, क्योंकि जैसे लगता है कि आकाश को छू लिया हो, स्पर्श कर लिया हो। सवेरा हुआ, एक तरह से दृश्य सा बन जाता है, तो दृश्य स्तर बिंब है। पतंग ऊपर उठ सके, ये दृश्य बिंब है, क्योंकि पतंग ऊपर उड़ती हुई दिखाई देगी तभी दृश्य बनेगा। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ये सर्वे बिंब है, क्योंकि घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, तो सर्वे बिंब हो गया। तेज बौछारें, दृश्य दिखाई देने वाली चीज़ है, गतिशील भी है, क्योंकि बौछारें ऊपर से नीचे की ओर गतिशील रहती है। पुलों को पार करते हुए भी दृश्य बिंब है, गतिशील है, क्योंकि पुलों को पार करना मतलब मूवमेंट है इसके अंदर। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, इशारे दिखाई देने की चीज़ है, क्योंकि कोई व्यक्ति इशारा करेगा तब दूसरा देखेगा, दृश्य भी है और गतिशील मतलब ये मूवमेंट में चीज़ होने वाली है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये भी दृश्य एक प्रकार से लेकिन स्थिर है। आंखों का सवेरा वो एकदम से दिखाई देता है, वो गतिमान चीज़ नहीं है, वो दिखने वाली चीज़ है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, तो है तो दृश्य लेकिन तेज चलाने का मतलब गतिशील मूवमेंट में है। तो इस तरह के जो बिंब है वो 1 नंबर के आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस तरीके का बिंब है ये। तो आपको उसका भाव समझना है, वो किस तरीके का बिंब का प्रयोग आपके सामने कर रहा है, दृश्य है, श्रव्य है, स्पर्श बिंब है, किस तरीके का है। चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ की दृष्टि से आपके लिए। तो ये देखिए, सबसे जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। यानी कवि ने कविता में शब्द का प्रयोग किया है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन परों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर। तो ये लाइन थी। तो कहते हैं कपास शब्द का प्रयोग और बच्चों का आपस में क्या संबंध हो सकता है। कपास बड़ी कोमल, गद्देदार और हल्की होती है, वह चोट को आसानी से सहन कर लेती है। बच्चों में कपास के गुण देखे जा सकते हैं, वे हल्के हल्के शरीर वाले होते हैं। उनका कोमल तथा छरहरा शरीर आसानी से चोट को सहन कर सकता है, बल्कि उनकी पाँव की तलियां कपास जैसी हल्की होती है। कहने का मतलब जब वो किसी चीज़ पे दौड़ते हैं, चलते हैं, तो बिल्कुल एहसास नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट कोमल होते हैं उनके पाँव भी। ऊंचाई से कूदने पर भी उन्हें चोट नहीं लगती। ज़्यादा वो ऊंचाई से अगर गिर भी जाते हैं तो उनको ज़्यादा चोट नहीं लगती। जैसे बड़ों को चोट लगती है वैसे बच्चों को उतनी चोट नहीं लगती, बल्कि उन्हें कठोर छत भी कोमल लगने लगती है। यानी वो छतों के किनारों से बेसुध होकर दौड़ते हैं तो वो पहले अगर बच जाते हैं गिरने से तो पहले की भांति नहीं, बल्कि उससे कहीं और ज़्यादा तेज गति से वो जो दौड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। ये कवि ने अंतिम छंद में जो आपकी लाइन है वो किस तरीके से बताई है कि जब वो छतों के किनारों से दौड़ते हैं तो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागों के सहारे, और पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो ये इस तरह की लाइन थी। तो बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है ये बताना है आपको। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयों पर स्पर्श कर लेती है, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। पतंग को उड़ता देखकर बच्चों में उत्साह तथा उमंग भर जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे खतरनाक ऊंचाइयों की भी परवाह नहीं करते, उन्हें दीवारों से गिरने का भी डर नहीं होता। वे अपने शरीर की तरंगित संगीत की लय पर पतंग के समान उड़ते हुए दिखाई देते हैं। छत पर वे वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ भागते दिखाई देते हैं। इसीलिए कवि को लगता है कि बच्चे पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। यानी जैसे जैसे पतंग उड़ती है वैसे बच्चे भी पतंग के साथ साथ दौड़ते इधर उधर चलते रहते हैं, इसलिए कवि को लगता है कि बच्चे भी पतंग के साथ साथ
उड़ रहे हैं। तो ये पंक्तियां दे रखी है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कहने का मतलब ऐसे प्रश्न तो कविता में से कहीं से भी उठाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं आपको सेम यही का यही मिले। तो ये प्रश्न सेम का सेम एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने कविता पढ़ी है तो कहने का मतलब उसमें से कोई भी लाइन आपको दे दे तो उसका आप अर्थ बता सकते हो, इसका मतलब बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो ये अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कोई भी कविता में से आपको इस तरीके का प्रश्न मिल सकता है, यानी प्रश्न मिलेगा, उसके नीचे कविता की लाइन मिलेगी आपको, और फिर उसमें से आपको काव्य सौंदर्य बताना है भी, इसका काव्य सौंदर्य कैसा है। तो ये हमने पतंग कविता की बात चल रही है, तो पतंग कविता का काव्य सौंदर्य पूछ रखा है इन पंक्तियों के आधार पर। तो पंक्तियां आप देख पा रहे हो, जन्म से ही लाते हैं अपने साथ कपास और डाल की लचीले वेग से अक्षर। तो इन पंक्तियों में कवि ने किस प्रकार की काव्य भाषा का प्रयोग किया है, काव्य सौंदर्य कवि का है। तो यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि बच्चों में जन्म से ही चोट खरोंच आदि सहन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी इसका अर्थ नहीं बताना सीधे तौर पे, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि की जो भाषा शैली है, कवि की कथन शैली है, वो क्या है। तो एक तो कपास लाने का मतलब यहाँ बच्चों की कोमलता पे बात की गई है, तो आप वो पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा, घूमती हुई आती है उनके बेचैन परों के पास, अर्थात दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए मानवीय गण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो हम देखो दिशा को बजा कैसे सकते हैं, दिशा को तो देख भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं भी उसर उधर उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर पश्चिम जो भी दिशाएं हैं, तो हम इन चीज़ों को केवल महसूस करते हैं। ठीक है, तो इनको बजाने का मतलब प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध, यानी प्रकृति को एक प्रकार से जीवित कर दिया, जैसे मनुष्य उसके साथ क्रियाकलाप कर रहा है, वार्तालाप कर रहा हो। तो ये मानवीकरण अलंकार है, यानी प्रकृति को मानव का रूप दे दिया, एक प्रकार से निर्जीव को सजीव बना दिया। संपूर्ण पद्यांश में बेचैन पैर पेंग भरते हुए डाल की तरह लचीले वेग आदि का सार्थक एवं प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। इन तीनों में उपमा अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। सहज सरल साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। एक देखो आपको मैं एक और बता दूं बात, ये इसमें बारी बारी से आपके लिए अलंकार का जिक्र आ रहा है। यहाँ भी अलंकार का नाम है, बेचैन परों में यहाँ मानवीकरण अलंकार का जिक्र आया है, उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब जो हम कविता पढ़ेंगे, चाहे किसी भी क्लास की जो कविता है वो पढ़ो, कवि के पास ये एक हथियार होता है, वो काव्य रचना करने के लिए अलंकारों का, रस का, छंद का प्रयोग करता है। ये उसके काव्य को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। तो अलंकारों का प्रयोग कविता का एक हथियार है, कवि का हथियार है। तो अलंकार का नाम जगह जगह मिलेंगे। अगर आपको अलंकार के टॉपिक में किसी प्रकार की दिक्कत है तो हमारा चैनल टारगेट विद के की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ आपको हिंदी व्याकरण नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर हमने व्याकरण के काफ़ी सारे वीडियो डाले हुए हैं। तो वहाँ जा कर के आप जो अलंकार के टॉपिक हैं, 2 पार्ट है इसके, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो कुछ अलंकार हमने पार्ट 1 में करवाए हैं, कुछ अलंकार बाकी बचे हुए पार्ट 2 में करवाए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। एक वीडियो अलंकार की छोटी सी अलग से मैं भी डालने वाला हूँ इसके बाद में, तो आप वो भी देख सकते हो, तो आपका अलंकार का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कवि ने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है, बिंब योजना है, शब्द योजना है, मुक्तक छंद है, बिंबात्मकता है। ये सारी की सारी प्रसाद गुण काव्य शैली का जिक्र किया गया है। तो प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, अभिधा शक्ति, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्ति, इनके ऊपर भी अलग से वीडियो बनेगी एक, तो जल्दी से कोशिश रहेगी कि वो वीडियो आप तक पहुँचे। ये एक अलग से प्रश्न 2 नंबर का बनता है, आपका ध्यान रखना, इसमें आप 3-4 पॉइंट कम से कम लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विषय वस्तु पर आधारित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यास के अलावा बचते हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो पतंग कविता का प्रतिपाद्य मूल भाव स्पष्ट करना है। तो सीधे शब्दों में कहूँ तो कविता का सार रूप में आपको लिखना है, इस कविता में कवि ने क्या क्या वर्णन किया है, तो वो आप लिख सकते हो। कविता पढ़ी आप लोगों ने अच्छे से। पतंग कविता के माध्यम से कवि ने वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु के आगमन के अवसर पर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के उत्साह का वर्णन किया है कि किस तरीके से बच्चे जोश में पतंग उड़ा रहे हैं। शरद ऋतु एक खिलखिलाती हुई सुंदर ऋतु होती है। इस ऋतु में आकाश निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। चमकीली धूप मानो उत्सवी बच्चों को अपनी नई साइकिल को तेज चलाते हुए चमकीले इशारे करती है। आकाश में हल्की रंगीन पतली कमाई
आने वाली पतंगें उड़ने लगती है। चारों ओर बच्चों के झुंड किलकारियाँ और सीटियाँ बजाते नजर आते हैं। सारी की सारी वही बात है जो आपने कविता में पढ़ी है, तो आप वहाँ से इसका आंसर ले सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको सेम एज इट इज़ ये लाइनें लिखनी, आपको कविता में अगर अच्छे से समझ आई है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के कविता का सार लिख सकते हो। कविता में से जो बातें अच्छी लगी आपको, जो आपको रोमांच इसमें पैदा हुआ, आपको लगा कि ये बिल्कुल वही लाइन है, तो आप बिल्कुल निडर होकर के वो लाइन लिख दीजिए। बस कविता से बाहर आपको नहीं जाना, बाकी सब चयन आपके हिसाब से आप कर सकते हो। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ नया भी करना चाहिए, बिल्कुल कॉपीराइट भी हम ना करें, अपने विचार उसमें ज़रूर व्यक्त करें। बस ध्यान ये रहे हम विषय से ना भटकें, हमारा टॉपिक है उससे रिलेट करती हूँ हमारी बातें, बस ये बात हम ध्यान रखें। अगर आपने अपने विचार उसमें डाले हैं, अपने शब्दों का यूज़ किया है, तो एग्जामिनर जो टीचर आपको आपके क्वेश्चन जो चेक करता है उसको भी लगता है कि हाँ बच्चे ने अपने विचार इसमें रखे हैं, हाँ उसे बहुत कुछ आता है पहले से ही, तो अपनी समझ इसमें ज़रूर आप डालें। आगे क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके लिए बेसिक सा है। सेकंड क्वेश्चन, भादो और शरद ऋतु में अंतर आपको बताना है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि भादो ऋतु कौन सी होती है, शरद ऋतु कौन सी होती है। तो ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पतंग की विशेषता, ये काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है। फोर्थ प्रश्न है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। ये भी जो बिंब योजना थी वही प्रश्न है, पहले से दोबारा रिपीट हो गया, थोड़ा सा चेंज होके आया है। आगे प्रश्न ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन यहीं समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न बचते हैं उनकी अलग से वीडियो मिल जाएगी आपको। कोरोना को हराना है, भारत से भगाना है। कोरोना का मतलब देखो, कोई रोड पर ना निकले, यानी कहने का मतलब कोई घर से बाहर ना निकले, ज़रूर तो तभी हम घर से बाहर जाएं। जितना हो सके हम अपने आप को दूसरे लोगों के संपर्क में आने से बचाएं, खासकर ऐसे लोगों से जो हमसे परिचित नहीं हैं, या वो तत्काल अभी अभी बाहर से किसी दूसरे स्थान से अभी अभी हमारे गांव में, शहर में या घर के आसपास आया हो, तो उनसे मिलने की बिल्कुल कोशिश ना करें, भले ही वो आपका परिचित हो। तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ऑनलाइन स्टडी करते हैं। इसके अलावा हिंदी के अलावा हम आपको लगातार ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हमारी कोशिश है कि 6ठी से 12वीं की सभी क्लासों की ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में रखें। तो ऑनलाइन क्लासेस की हमने कुछ एक वीडियो डाल दी है, बाकी वीडियो भी धीरे धीरे टाइम के हिसाब से आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर भी नहीं किया है, तो लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। टारगेट विद के ऑनलाइन क्लासेस बाय के। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।